Good morning. Today is 26th of June 2018 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे महाराष्ट्र में प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर बैन से संबंधित है। वैसे तो देखो प्लास्टिक मैनेजमेंट से संबंधित 2-3 आर्टिकल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस आर्टिकल में कुछ नए पॉइंट्स हैं तो डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। नीचे ये आर्टिकल टर्की की राजनीति से संबंधित है। वहां पर इलेक्शंस कंडक्ट हुए और अर्दगन को फिर से प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन अर्दगन वहां पे पावर्स को अपने हाथों में सेंट्रलाइज करते जा रहे हैं, यानी ऑटोक्रेट बन गए हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। बीच में ये आर्टिकल एक बार फिर से मॉब लिंचिंग, मॉब जस्टिस के बारे में है, नहीं डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। नीचे ये आर्टिकल मालन्यूट्रिशन से संबंधित है। कल भी हमने मालन्यूट्रिशन से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया था, लेकिन कुछ नए पॉइंट्स हैं, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। दूसरे पेज पे यहाँ पे जो आर्टिकल है वो फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल की इंपॉर्टेंस को बताया गया है इस आर्टिकल में, किस प्रकार से दो देशों के बीच लड़ाई हो जाती है, यानी युद्ध छिड़ जाता है फुटबॉल की वजह से। कैसे फुटबॉल को आज के समय में बहुत से लोग एक सेकुलर रिलीजन के तौर पे मानते हैं, लेकिन पहले जो फुटबॉल खेला जाता था वो अच्छा होता था। ग्रीस का एग्जांपल दिया गया है। ग्रीस में इंडिविजुअल इंटीग्रिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, लेकिन आज के समय में बहुत ज़्यादा कॉमर्शलाइजेशन हो गया है। तो कुछ ऐसे खास पॉइंट्स नहीं हैं जिनको आंसर में इस्तेमाल किया जा सके, नहीं डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को भी। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन को डिस्कस किया गया है, लेकिन फोकस दिया गया है नॉर्थ ईस्ट पर। वैसे देखो फाइनेंस कमीशन से संबंधित जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जो आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, वो साउथ इंडिया से संबंधित डिस्कस किए हैं, लेकिन आज जो आर्टिकल आया है वो नॉर्थ ईस्ट पे फोकस कर रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। नीचे के आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन इमरजेंसी से संबंधित इशू को हम डिस्कस करेंगे, आज के डिस्कशन में ऐड करेंगे। आज का कोट है अब्राहम लिंकन का, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। ऐसे में या फिर एथिक्स में आप इस कोट का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो बेस्ट तरीका फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का यही है कि आप प्रेजेंट पे काम कीजिएगा। अगर आप आज अपने प्रेजेंट पे काम करोगे तो फ्यूचर अपने आप से अच्छा होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में है। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? महाराष्ट्र की सरकार ने 23 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी की थी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि 3 महीनों का समय है, 3 महीनों तक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को रखा जा सकता है, बेचा जा सकता है, लेकिन 3 महीनों के बाद प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को रखना और बेचना पे पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। और 23 जून से प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर अब ये बैन एप्लीकेबल हो गया है, यानी महाराष्ट्र में लोग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को रख नहीं सकते और बेच नहीं सकते। आर्टिकल में कहा जाता है कि देखो पूरे वर्ल्ड में चर्चाएं चल रही हैं, सिविल सोसाइटीज चर्चाएं ऑर्गेनाइज कर रही हैं, एनजीओज भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज किया जा सके, और यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं को भी प्रेशराइज किया जा सके कि वो प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए कदम उठाएं। और हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से आप कह सकते हो कि नैरेटिव तैयार है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2022 से पहले जो सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन कर दिया जाएगा, जैसे जो पॉलीथीन होते हैं या फिर डिस्पोजेबल ग्लास, डिस्पोजेबल प्लेट्स, ये जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं इनको बैन कर दिया जाएगा 2022 से पहले, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। तो आर्टिकल में एक बात ये कही जाती है कि टारगेट काफी ज्यादा एम्बिशियस है, लेकिन इस टारगेट को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं रखा गया है। आज के समय में पूरे वर्ल्ड में जितना प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है उसका सिर्फ 9% ही रिसाइकल हो पाता है। तो सोच के देखिए 91% जो प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है उसका किसी प्रकार से मैनेजमेंट नहीं होता, उसको रिसाइकल नहीं किया जाता। तो यही प्लास्टिक पर्यावरण को यानी इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और ज़्यादातर जो प्लास्टिक है वो समुद्र में पहुंच जाता है, ओशियंस में पहुंच जाता है, फूड चेन में एंटर कर जाता है। तो ना सिर्फ मेरीन एनिमल्स बल्कि ह्यूमन बींग्स की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है प्लास्टिक पोल्यूशन। अगर देखो हम इंडिया की बात करें, इंडिया में तो प्रॉपर डेटा का भी अभाव है। कितना प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है, कितने % प्लास्टिक का रिसाइकिल किया जाता है और कितने % प्लास्टिक को कलेक्ट किया जाता है, जो डेटा है काफ़ी पुराना है और डेटा कलेक्शन पे भी बहुत कम फोकस किया गया है, रिसाइकलिंग पे तो छोड़िए। 2016 में रूल्स आए थे, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। अगर देखो उन रूल्स को ठीक से इंप्लीमेंट किया होता सरकार के द्वारा तो आज प्रधानमंत्री मोदी को वो टारगेट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती जिसमें उन्होंने कहा है कि 2022 से पहले जो सिंगल यूज के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उन पे बैन लगा दिया जाएगा। तो सरकार को यह चाहिए कि ना सिर्फ जो ऑलरेडी रूल्स हैं प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए उनको ठीक से इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन अगर
किसी प्रकार की अमेंडमेंट की आवश्यकता है, अगर सरकार को लगता है कि रूल्स को चेंज करने की आवश्यकता है तो रूल्स में बदलाव भी किए जाएं, क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा अब आज के समय में गंभीर हो चुकी है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार सीरियस नहीं है, क्योंकि देखो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा 20 साल पहले स्टैंडर्ड्स जारी किए गए थे कि विभिन्न तरह के प्लास्टिक्स को किस प्रकार से पब्लिश किया जाएगा। लेकिन 20 साल हो गए, अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा उन स्टैंडर्ड्स में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। तो आर्टिकल में आगे कुछ सजेशंस की बात की जाती है। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट अपनाना होगा, जिस पे सरकार को फोकस करना होगा, वो तो यही है, सोर्स पॉइंट पे फोकस किया जाए। यानी हम सब लोग या फिर शॉपिंग मॉल्स या फिर कंपनीज, हॉस्पिटल्स, इन सब एंटिटीज को चाहिए कि सोर्स पॉइंट पे ही प्लास्टिक को दूसरे तरह के कूड़े करकट से अलग किया जाए। क्योंकि देखो, शुरुआत में ही प्लास्टिक को अगर दूसरे तरह के कूड़े करकट के साथ, गार्बेज के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो प्लास्टिक की रिसाइकलिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये पहला पॉइंट है जो सजेशंस में दिया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। आप एक बात बताइए कि प्लास्टिक बहुत ज्यादा चलन में क्यों आया, यानी प्लास्टिक को बहुत ज्यादा यूज क्यों किया जाने लगा। तो इसका रीजन है प्लास्टिक का इनएक्सपेंसिव होना, यानी प्लास्टिक का सस्ता होना। तो सस्ते होने की वजह से जो प्लास्टिक का यूज है बहुत ज्यादा होने लगा सिंगल यूज के लिए। अगर देखो सरकार कुछ अल्टरनेटिव्स रखे कि प्लास्टिक के बजाय किस चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है, तो लोग प्लास्टिक को यूज करना छोड़ देंगे। तो इसलिए प्लास्टिक पे बैन लगाने से पहले प्लास्टिक के अल्टरनेटिव्स पे भी फोकस करना होगा। जैसे देखो, सामान को कैरी करने के लिए क्लॉथ का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर दूसरे तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और प्लास्टिक को तो मशीन से प्रोड्यूस किया जाता है, यानी प्लास्टिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मशीन की सहायता से प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको एज ए प्लास्टिक के अल्टरनेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, और ऐसा करने से बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होंगी, तो लोगों को भी इससे फायदा होगा। उसके बाद पॉइंट आता है वो कंपनीज, वो एंटिटीज जो कि कवर्ड हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। तो इन कंपनीज को भी अकाउंटेबल बनाना होगा, ताकि ये कंपनीज भी अपनी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। यानी ये कंपनीज अगर अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं प्लास्टिक के सैसे में, फॉर एग्जांपल शैम्पू या फिर लेज, तो ये कंपनीज प्लास्टिक्स को डिस्पोज करने के लिए प्रॉपर व्यवस्था करें, प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए प्रॉपर व्यवस्था करें। आपको याद होगा प्लास्टिक मैनेजमेंट से संबंधित एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, जिसमें इन कंपनीज के द्वारा यह बहाना बनाया जाता था कि देखो कई सारी कंपनीज हैं जो सिमिलर प्लास्टिक के सैसे में अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, तो बाद में यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी कंपनी का ये प्लास्टिक पैकेट है। तो राइटर ने उस समय यह सजेशन दिया था कि इंडिया को विभिन्न जोन्स में डिवाइड किया जा सकता है और कंपनीज के एक क्लस्टर को एक जोन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मान लीजिए इंडिया को 29 जोन्स में डिवाइड कर दिया, तो कुछ कंपनीज को एक जोन की जिम्मेदारी, कुछ दूसरी कंपनीज को दूसरे जोन की जिम्मेदारी, और तीसरी टाइप की कंपनीज को तीसरे जोन की जिम्मेदारी। तो ये कंपनीज मिलके एक जोन में जितना भी प्लास्टिक जनरेट होगा, मिलके उस प्लास्टिक को रिसाइकल करने की कोशिश करेंगे, उस प्लास्टिक को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो ये सजेशन दिया गया था राइटर के द्वारा लास्ट टाइम जब हमने प्लास्टिक से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया था। और सबसे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूनियन डेवलपमेंट सेक्रेटरी वो मॉनिटर करें हर तरह की प्लास्टिक जनरेटिंग एक्टिविटीज को, कि हमारे देश में कितना प्लास्टिक जनरेट हो रहा है, कितने प्लास्टिक को कलेक्ट किया जा रहा है, कितने परसेंट प्लास्टिक को कहां पे रिसाइकिल किया जा रहा है, कहां पे प्लास्टिक मैनेजमेंट से संबंधित पॉलिसीज को चेंज करने की आवश्यकता है। अगर देखो समय समय पे यूनियन डेवलपमेंट सेक्रेटरी के द्वारा इस प्रकार की मॉनिटरिंग एक्टिविटीज की जाएंगी, तो अथॉरिटीज पे भी प्रेशर रहेगा कि देखो हायर लेवल पे भी सरकार इतनी ज्यादा सीरियस है, हायर लेवल पे भी इतनी ज्यादा मॉनिटरिंग हो रही है, तो लोअर लेवल पे जो अथॉरिटीज हैं वो ज्यादा सीरियस रहेंगी, और इवन जनता भी ज्यादा जागरूक रहेगी कि देखो सरकार इतना कुछ कर रही है तो हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो स्वच्छ भारत अभियान का। पहले देखो लोगों में इतनी ज्यादा जागरूकता नहीं थी, लेकिन जब से सरकार बहुत ज्यादा सीरियस हुई है स्वच्छता के मामले में, तो बहुत हद तक लोगों में भी सीरियसनेस आई है कि हाँ, जो कूड़ा है उनको रोड पे नहीं फैलाना है, सरकार सीरियस है तो हमें भी सीरियस होने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक मैनेजमेंट के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल में फोकस किया गया है नॉर्थ ईस्ट पर। देखो फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल में एक बार कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। काम होता है फाइनेंस कमीशन का कि टैक्स रेवेन्यू को डिवाइड करना, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच, और दूसरी तरफ कौन से राज्य को कितना मिलेगा उसके लिए भी फॉर्मूला बताया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। और अभी कन्वेंशन यही है, फाइनेंस कमीशन की जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे 14th फाइनेंस कमीशन
में जो फॉर्मूला सुझाया गया था फाइनेंस कमीशन के द्वारा, वो ये फॉर्मूला था कि पॉपुलेशन 1971 में जो पॉपुलेशन थी उसको वेटेज दिया जाएगा 17.5%, 2011 की जो पॉपुलेशन है विभिन्न राज्यों की उसको वेटेज दिया जाएगा 10%, उसके बाद फिजिकल कैपेसिटी या फिर इनकम डिस्टेंस, इस क्राइटेरिया को फोकस दिया जाएगा, वेटेज दी जाएगी 50%, एरिया को 15%, फॉरेस्ट कवर को 7.5%, फिजिकल डिसिप्लिन को 0%। तो ये फॉर्मूला था 14th फाइनेंस कमीशन का। अब देखो आर्टिकल में ये कहा जाता है 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को सेक्टरल ग्रांट देना बंद कर दिया गया। जैसे 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन से पहले सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स दी जाती थी विभिन्न स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन, फॉरेस्ट सेक्टर में ग्रांट, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ग्रांट, लेकिन ये सब सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट देना बंद कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न स्टेट्स को 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार जो डिवोल्यूशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन से पहले नेट टैक्स रेवेन्यू का 32% जाता था स्टेट्स के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट रखती थी 68%, लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि आप नेट टैक्स रेवेन्यू का 42% दे दीजिए, यानी 42% दे दीजिए स्टेट्स को और बाकी 58% आप रख लीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि देखो परसेंटेज जो है नेट टैक्स रेवेन्यू में स्टेट्स की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से हमारे पास कम पैसा अवेलेबल होगा और हमें सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स को बंद करना ही होगा। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। फाइनेंस कमीशन के बेसिक्स तो हमने डिस्कस कर लिए। देखो डेवलपमेंट प्लानिंग में नॉर्थ ईस्ट का एक स्पेशल स्थान है। नॉर्थ ईस्ट के जो सभी राज्य हैं उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है, क्योंकि वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स काफ़ी लो लेवल पे परफॉर्म करते हैं, रिसोर्स बेस काफ़ी कम है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के पास, कनेक्टिविटी काफ़ी पुअर है और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बेस है वो भी अच्छा नहीं है। तो इन सब रीजन्स की वजह से नॉर्थ ईस्ट को एक स्पेशल स्थान दिया गया है हमारे देश की डेवलपमेंट प्लानिंग में। और देखो जब फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला बनाता है, डिवोल्यूशन फार्मूला, नेट टैक्स रेवेन्यू को डिवाइड करने के लिए, तो नॉर्थ ईस्ट की इन प्रॉब्लम्स को संज्ञान में लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे देखो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के द्वारा फंड्स का जो एलोकेशन होता है उसमें से 10% जो फंड्स हैं वो एलोकेट किए जाते हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो इस लॉजिक के अनुसार जब वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है, यानी नेट टैक्स रेवेन्यू को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और विभिन्न राज्यों के बीच, तो 10% जो टैक्स प्रोसीड्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट को मिलने चाहिए। और देखो वैसे तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चलाई जाती हैं और उसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को सिर्फ 10% देना पड़ता है, बाकी राज्यों को कई बार अलग अलग शेयर होता है, कई बार 30% स्टेट गवर्नमेंट्स को और कई बार ऐसा भी होता है 50% सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है और 50% स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन आमतौर पे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाई जाती हैं वहां पे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को सिर्फ 10% देना पड़ता है, बाकी 90% देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन अभी राइटर का यह कहना है कि देखो ये 10% भी बहुत ज्यादा है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए, क्योंकि काफी बार यह होता है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स तो चला दी जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन कई बार बीच में ही इन स्कीम्स को बंद कर दिया जाता है, तो बाद में जो सैलरी है एम्प्लॉइज की उन्हें देना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। और काफी बार ऐसा भी होता है जैसे सड़कें बना दी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, लेकिन बाद में मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी होगी वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की होगी, तो वहां पर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का, क्योंकि हिली स्टेट्स हैं, इस वजह से जो सड़कों के रख रखाव पे बहुत ज्यादा खर्चा आता है और ये सारा खर्चा राज्यों को ही उठाना पड़ता है। तो 10% के बावजूद जो जरूरतें हैं, जो पैसा है वो नहीं मिल पा रहा है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को। आगे आर्टिकल में कहा जाता है कि देखो 13 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस ज्यादा अच्छी थी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए, क्योंकि 13 फाइनेंस कमीशन में फोकस किया गया था इक्विटी और एफिशिएंसी पे। 47.5% वेटेज दी गई थी फिजिकल कैपेसिटी डिस्टेंस को, और फिजिकल कैपेसिटी निकालने के लिए सहारा लिया गया था पर कैपिटा GSDP का, यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। अब देखो 13 फाइनेंस कमीशन में क्या हुआ था कि पर कैपिटा GSDP निकालने के लिए स्टेट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। पहला जनरल ग्रुप था और दूसरा उन राज्यों का ग्रुप जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है, क्योंकि देखो वो राज्य जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वहां पर एवरेज टैक्स टू GSDP रेशो जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो राज्य जिनको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिला हुआ है वहां पे एवरेज टैक्स टू GSDP रेशो बहुत ज्यादा कम है। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन में
सभी स्टेट्स को एक ही धागे में मापा गया, दो कैटेगरीज में स्टेट्स को डिवाइड नहीं किया गया था, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और देखो इससे भी ज्यादा जीएसडीपी मेजर करने के लिए जो बेस ईयर था वो चेंज कर दिया गया सीएसओ के द्वारा। पहले बेस ईयर था 2004-05, उसके बाद बेस ईयर हो गया 2011-12। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है अरुणाचल प्रदेश का। बेस ईयर चेंज होने की वजह से जो पर कैपिटा जीएसडीपी है वो अरुणाचल प्रदेश का बहुत ज्यादा बढ़ गया। और देखो उसका एक रीजन ये भी है कि जीएसडीपी को कैलकुलेट करते वक्त 73% जो फोकस है, जो वेटेज है, वो दी गई एलोकेशन मेथड पे, यानी अरुणाचल प्रदेश को कितना एलोकेट हुआ है। और 14 फाइनेंस कमीशन से पहले 13 फाइनेंस कमीशन में जो 34% वेटेज था वो दिया जाता था एलोकेशन को, यानी अरुणाचल प्रदेश को एलोकेट हुआ कितना है। तो देखो अगर 73% वेटेज अगर एलोकेशन को दिया जाएगा तो हुआ क्या, इसका नतीजा कि ग्रोस वैल्यू एडिड माइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी में, इन सब एक्टिविटीज में एकदम से जंप हो गया, लेकिन इंडस्ट्रियल बेस तो जीरो है अरुणाचल प्रदेश का। तो ये सब चीजें देखने को मिली 14 फाइनेंस कमीशन के बाद, जिससे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को फाइनेंशियली नुकसान हुआ। एक पॉइंट डिजास्टर से भी संबंधित है। देखो 14 फाइनेंस कमीशन में जो डिजास्टर रिलीफ ग्रांट्स दी गई उनका कोई लेना देना नहीं है वल्नरेबिलिटी से। एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के अनुसार इंडेक्स ऑफ वल्नरेबिलिटी में जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का स्थान है वो सबसे ऊपर है। अब देखो ज़्यादा जो डिजास्टर प्रोन स्टेट्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट के हैं, इसलिए डिजास्टर संबंधित ग्रांट सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद जो फॉरेस्ट कवर है वो भी नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा है। फॉरेस्ट कवर का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर फॉरेस्ट कवर के लिए इंसेंटिव मिलता है तो स्टेट्स और ज़्यादा फोकस करते हैं फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने में। और नॉर्थ ईस्ट के जो फॉरेस्ट हैं वो एक अहम भूमिका निभाते हैं कार्बन एमिशंस को एब्जॉर्ब करने में। तो सबसे लास्ट में जो बात बोली जाती है वो ये है कि देखो 15 फाइनेंस कमीशन को जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी गई हैं उन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये भी बोला गया है कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स पे रिकमेंडेशंस दे 15 फाइनेंस कमीशन। जिन स्टेट्स ने अच्छा काम किया है जीएसटी की कलेक्शन में या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रोल आउट में, तो उन स्टेट्स को ज़्यादा ग्रांट्स दी जाए, उन स्टेट्स को इंसेंटिव दिया जाए। लेकिन देखो यहाँ पे राइटर ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जो आपस में कंपेयर किया जाए, ये बात अच्छी है कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, तो एक राज्य को अगर दूसरे राज्य से कंपेयर किया जाएगा, रैंकिंग दी जाएगी, तो आपस में विभिन्न राज्यों के बीच कंपटीशन होगा और मोटिवेशन होगा विभिन्न राज्यों के बीच कि वो अच्छे से काम कर सकेंगे। लेकिन आप एप्पल्स को ऑरेंजेस से कंपेयर नहीं कर सकते, आप सेब को संतरे से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अच्छा ये होगा कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बीच कंपटीशन होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का दूसरे राज्यों से कंपटीशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। रीजन हमने डिस्कस किए थे क्यों वो पिछड़े हुए हैं। तो कंपटीशन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का आपस में होना चाहिए, तब जाके उनमें मोटिवेशन आएगा, तब जाके वो कंपटीशन फील करेंगे और अच्छा काम करेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, फाइनेंस कमीशन के बारे में स्पेशल फोकस था नॉर्थ ईस्ट पर। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप ये बताइए कि डेवलपमेंट का क्या मतलब है। देखो डेवलपमेंट का मतलब है कि जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं उनकी कैपेबिलिटी को एक्सपेंड करना, यानी उनकी जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें इंप्रूवमेंट लाना। इस अंडरस्टैंडिंग के अनुसार अगर हम महाराष्ट्र को एनालाइज करें, महाराष्ट्र इंडिया का रिचेस्ट स्टेट्स में से एक है, लेकिन फिर भी वहां पे लैक ऑफ डेवलपमेंट है। देखो अमीर होना अलग बात है, ज्यादा पैसे होना महाराष्ट्र के पास अलग बात है, लेकिन लैक ऑफ डेवलपमेंट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट इशू। वहां पर 2004 से अभी तक पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट डबल हो गई है, लेकिन जो लोग मालन्यूट्रिशन का शिकार हैं या फिर अंडर नरिश्ड हैं उस आंकड़े में कमी नहीं आई है। जैसे यहां पर कुछ डेटा दिया हुआ है, महाराष्ट्र में अंडरवेट रेट जो है वो 36% है, और देखो 10 साल पहले भी अंडरवेट रेट ऑलमोस्ट इतनी ही थी और 10 साल बाद भी इतनी है, और ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मोजाम्बिक इन सब देशों से भी बुरी है महाराष्ट्र में जो अंडरवेट रेट है। अगर देखो किसी रीजन में जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो पुअर है, अच्छी नहीं है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, तो इससे गरीब लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि देखो अमीर लोगों के पास तो पैसे हैं, वो तो कुछ भी परचेज करके खा सकते हैं, लेकिन वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते न्यूट्रिशन को, उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, उनकी हेल्थ प्रभावित होती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के अनुसार हर दूसरा ट्राइबल चाइल्ड लगातार भूखे रहने की वजह से मालन्यूट्रिशन का शिकार है और जो बच्चे की ग्रोथ है वो रुक गई है। अकेले 2005 में महाराष्ट्र के पाल घर में 718 बच्चों की डेथ हो गई मालन्यूट्रिशन की वजह से, तो काफ़ी चिंता की बात है। 2004-05 से 2014-15 के बीच
डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने के बावजूद पालघर जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र, वहां पे मालन्यूट्रिशन स्टेटस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया है। इसका मतलब जो डेवलपमेंट है वो इंक्लूसिव नहीं है, जो गरीब लोग हैं वो डेवलपमेंट का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो इंक्रीज हुई है उसका लाभ समान रूप से सभी सेक्शंस को नहीं मिल पा रहा है। स्टंटिंग देखो बच्चों में होती है इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से। स्टंटिंग का मतलब होता है एज के हिसाब से हाइट करना नहीं बढ़ पाना। तो अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बच्चे नहीं कंज्यूम करेंगे तो संभावना ज़्यादा है स्टंटिंग होगी और कई बार वेस्टिंग भी हो जाती है, यानी हाइट के हिसाब से वेट नहीं बढ़ पाता। तो देखो आर्टिकल में यह कहा जाता है कि अगर डाइट में डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है तो स्टंटिंग और वेस्टिंग के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे देखो 8 फूड ग्रुप्स हैं, सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स, लेग्यूम्स एंड नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्लैश फूड्स, एग्स, फिश, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सर्वे जो कंडक्ट किया गया था राइटर और उनके एसोसिएशन के द्वारा, उस सर्वे में एक बात ये पाई गई कि 17% बच्चे ही इनमें से जो 8 फूड ग्रुप्स की हमने बात की, इनमें से 4 या फिर 4 से अधिक फूड ग्रुप्स को कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट्स में। ज़्यादातर जो बच्चे हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, तीनों टाइम दाल चावल, इवन चाय के दौरान भी दाल चावल। आगे कुछ रीजंस भी बताए गए हैं जिसकी वजह से ये सब देखने को मिलता है। देखो ट्राइबल्स की जो परचेजिंग पावर है वो काफ़ी कम होती है। ट्रेडिशनली तो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते थे ट्राइबल्स और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाता था, लेकिन आजकल ट्राइबल्स की जो डिपेंडेंस है वो फॉरेस्ट पे कम होने लगी है और स्टेट का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी कहीं कहीं जगह पे ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। और देखो इवन दूसरी तरफ डेटा से ये भी पता लगता है कि स्टेट का जो बजट एलोकेशन है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए उसमें भी कटौती की गई है। 2012-13 में सरकार ने 1.68 फंड्स एलोकेट किया था न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए, यानी एक्सपेंडिचर इतना था न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे सरकार का, लेकिन 2018-19 में फंड्स में कटौती की गई न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए सिर्फ है 0.94%। तो सरकार को इस इशू पे सीरियस होने की आवश्यकता है और कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन निकालने की आवश्यकता है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करेगी, अगर जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है हमारे समाज में उनके अगर इनकम लेवल में इजाफा देखने को मिलेगा तो उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, वो भी प्रॉपर न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर सकेंगे क्योंकि उनके पास पैसा होगा, वो अपनी डाइट को और ज़्यादा डाइवर्स कर सकेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल था न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी के बारे में। देखो इमरजेंसी के बारे में हमने पिछले साल काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था, तो वहीं से हम रिवाइज करेंगे इमरजेंसी को। इमरजेंसी जिसे भारतीय डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का काला अध्याय भी कहा जाता है। सभी डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। किन परिस्थितियों में डेमोक्रेसी को लगाया गया था, क्या हुआ डेमोक्रेसी के दौरान में और इसे आखिरकार हटाया क्यों गया। इसे लगाया गया था 1975 के अंदर में। बैकग्राउंड जानने के लिए चलते हैं थोड़ा पीछे। इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस ने इलेक्शंस जीता 1971 का, 1971 का। काफ़ी सारे प्रोमिसेस, काफ़ी सारे वादे किए थे उस इलेक्शंस के दौरान में, लेकिन कांग्रेस यानी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट उन वादों को पूरा नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन था उस समय, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा थी, इकोनॉमी अच्छे से काम नहीं कर रही थी। काफ़ी सारे रीजंस हैं इसके। एक तो रिफ्यूजीज़ का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। आपको पता होगा 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था, तो बांग्लादेश से काफ़ी रिफ्यूजीज़, यानी आज का जो बांग्लादेश यानी पूर्व का ईस्ट पाकिस्तान है, वहाँ से बहुत रिफ्यूजीज़ इंडिया में आ रहे थे। तो उनके लिए खाने का प्रबंध करना, ये सब चीज़ें, इसकी वजह से बहुत प्रेशर पड़ रहा था उसमें, खाने की दिक्कत हो गई थी। इवन जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो थोड़ा समय पहले ही आई थी, लेकिन 2 सक्सेसिव ड्रोट यानी 2 साल लगातार सूखा पड़ा था, इस वजह से खाने की भी दिक्कत हो गई थी। सूखा आया था इसलिए नदियों में पानी नहीं था, नदियों में पानी नहीं था तो प्रॉपर मात्रा में बिजली भी नहीं पैदा हो रही थी। तो इसका असर साफ साफ उद्योगों पे यानी इंडस्ट्रीज पे भी पड़ रहा था। खेती अच्छे से नहीं थी सूखे की वजह से, तो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी नहीं पैदा हो रहा था, नहीं अवेलेबल हो पा रहा था। तो इसकी वजह से इंडस्ट्रीज में जो काम करने वाले लेबर थे उनकी सैलरी में कटौती की जा रही थी और इसके अलावा उनकी जो वर्किंग कंडीशंस थी वो भी सही नहीं थी। तो बार बार स्ट्राइक्स देखने को मिल रही थी लेबर्स के द्वारा भी, और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण में स्टूडेंट्स के द्वारा भी स्ट्राइक्स देखने को मिल रही थी। तो पूरा जो उस समय में सर्कमस्टांसेस थी, काइंड ऑफ अनरेस्ट पैदा हो गया था, बहुत ज़्यादा अनरेस्ट था। कांग्रेस से हर एक वर्ग दुखी था। जैसे उदाहरण के तौर पे मिडिल क्लास इसलिए दुखी थी क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिल पा रही थी उसमें। और रिच पीजेंट्स इसलिए दुखी थे क्योंकि इंदिरा गांधी सेकेंड फेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स लाना चाहती थी।
बड़े जो कैपिटलिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट वो इसलिए दुखी थे क्योंकि इंदिरा गांधी की जो पॉलिसीज थी उस समय में सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा सेंटर्ड थी, ज़्यादा केंद्रित थी, क्योंकि MRTP एक्ट भी उन्होंने पास किया था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स भी उन्होंने किया था। करप्शन बहुत ज़्यादा था, इवन बड़े ओहदों पे बैठे जो लोग थे उन पर भी करप्शन के चार्जेस लग रहे थे। जैसे संजय गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे, उन पर भी चार्जेस लगे करप्शन के कि मारुति को टेंडर देने में उन्होंने पैसे खाए, इस प्रकार के चार्जेस उन पर लगे थे। और बात करें अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जो उसमें थी, देखिए 1971 में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी अपोजिशन वाली, वो हार गई थी बुरी तरह से, तो वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी, वो छटपटा रही थी कि किसी ना किसी प्रकार से वापसी की जाए। तो ये परिस्थितियां थी 1975 यानी 1975 से पहले की ये परिस्थितियां थी। अब गुजरात में देखिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। गुजरात में जैसा हमने डिस्कस किया कि हालात कैसे थे, इन्फ्लेशन था बहुत ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट था बहुत ज़्यादा, और करप्शन के चार्जेस लग रहे थे बड़े बड़े पद पे बैठे हैं उन लोगों पे भी। तो बहुत ज़्यादा लोगों में नाराज़गी थी, गुजरात में प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए। उसमें सीएम थे गुजरात के चिमन भाई पटेल। तो यहाँ पे जब प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए तो इंदिरा गांधी को लगा कि ये प्रोटेस्ट हैं देश के बाकी हिस्सों में ना फैल जाएं, तो इंदिरा गांधी ने गुजरात में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। समझ गए, अब गुजरात में प्रेसिडेंट रूल लग गया। अब देखते ही देखते ये जो इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं, इन्फ्लेशन के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ में, जनरल करप्शन के खिलाफ में, इस तरह के प्रोटेस्ट अब बिहार में भी होने स्टार्ट हो गए। वहां लगा दिया गुजरात में प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे थे। डर लग रहा था इंदिरा गांधी को कि देश के बाकी हिस्सों में ना फैल जाए, और बिहार में होने लग गए इसी तरह के प्रोटेस्ट। शुरू में लेफ्ट पार्टीज की जो स्टूडेंट विंग थी उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, और बाद में ABVP ने भी स्टार्ट किए। किन चीज़ों के खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे थे वो? महंगाई के खिलाफ में, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ में, और करप्शन के खिलाफ में। मांग उनकी ये थी कि बिहार के सीएम को उनके पद से हटा दिया जाए। फिर बाद में उन्होंने एक छात्र संघर्ष समिति का गठन किया था, छात्र संघर्ष समिति। इन्होंने फिर जयप्रकाश का नाम आपने सुना होगा, मैं बताता हूं थोड़ा जयप्रकाश के बारे में आपको। जयप्रकाश एक बड़े लीडर थे कांग्रेस के। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ था, इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी उस समय में, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेन लीडर्स में थे। और बाद में क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। ये आज़ादी के बाद ये काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा शामिल नहीं रहे। अगर शामिल होते तो इनका कद काफ़ी बड़ा होता, लेकिन ये शामिल ज़्यादा हुए नहीं। बाकी इन्होंने काफ़ी सारी जो गांधीवादी मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, जैसे भूदान, ग्रामदान, और उस समय जो नागा मूवमेंट चल रही थी, शेख अब्दुल्ला का प्रदर्शन चल रहा था, तो ये मीडिएटर का काम करते थे। समझ गए कि नागा रिबल्स हैं वो अपने हथियार गिरा दें, एक तरफ नागा रिबल्स होते थे, दूसरी तरफ सरकार होती थी, ये बीच में मीडिएशन करवाते थे। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया था आज़ादी के बाद में भी, लेकिन पॉलिटिक्स में इलेक्शन वगैरह नहीं लड़े ये, तो इनका कद काफ़ी बड़ा था। तो अब जो छात्र संघर्ष समिति बिहार में प्रोटेस्ट कर रही थी, उन्होंने जयप्रकाश जी से निवेदन किया कि आप हमारी मूवमेंट को लीड कीजिए। तो उन्होंने दो कंडीशन रखी। जयप्रकाश जी ने कहा, एक तो मैं मूवमेंट में इस शर्त पर शामिल हुआ कि पूरी तरह से मूवमेंट नॉन वायलेंट रहेगी, और दूसरी शर्त यह है कि अगर मूवमेंट चलेगी तो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, देश के दूसरे हिस्सों में भी फैलेगी। क्योंकि जयप्रकाश जी थे पहले भी, जो नेहरू बाद में और इंदिरा गांधी, इन सब की जो पॉलिसीज थी वो जनता के खिलाफ होती थी ना, अपनी आवाज उठाते रहते थे। तो इनको भी काइंड ऑफ अभी एक बड़ा मौका मिल गया था कि जो भी है उनकी पॉलिसीज से खुश नहीं थे, तो इस मूवमेंट को ना सिर्फ बिहार में लिमिट रख के देश के बाकी हिस्सों में भी ले जाया जाए। तो इस प्रकार से स्टार्ट हुई जेपी मूवमेंट। उन दिनों इंदिरा गांधी और जुडिशरी की भी काफी बनती नहीं थी। अभी भी एक रूल है, आपको पता होगा, कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, वही बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सॉरी, लेकिन उसमें इंदिरा गांधी ने 2 जजेस को सरपास करके एन रे की नियुक्ति करी थी चीफ जस्टिस के तौर पे। तो जजेस इससे खुश नहीं थे, और भी काफी सारे ऐसे केसेस हुए थे कि जुडिशरी और इंदिरा गांधी की आपस में तनातनी रहती थी उस समय में। तो जेपी ने आरोप लगाया इंदिरा गांधी पे कि आप डेमोक्रेसी को सबवर्ट कर रहे हो, आप इंस्टीट्यूशंस को दबा रहे हो, आप सोवियत टाइप की लीडरशिप स्टैब्लिश करना चाहते हो। सोवियत रूल में क्या होता है कि जैसे ब्यूरोक्रेसी होती है वो भी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से सोशलिज्म के प्रति डेडिकेटेड होती है। तो इंदिरा गांधी ने भी उसमें इसी तरह की बातें कही कि ब्यूरोक्रेट्स को डेडिकेटेड होना चाहिए, डेडिकेटेड ब्यूरोक्रेसी मुझे चाहिए। तो जेपी ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट करी। जेपी के भी काफ़ी सारी अच्छी फिलोसफी थी, जैसे कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी या फिर टोटल रेवोल्यूशन। जेपी ने कहा कि हर तरह से क्रांति लाएंगे, हर एक फील्ड में, सोशल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में। लेकिन दिक्कत है जेपी के, देखिए आइडियोलॉजी में 2-3 दिक्कतें हैं। एक तो इन्होंने क्लियर रोड मैप नहीं दिया था कि फ्यूचर में अगर इंदिरा गांधी की सरकार हटा दी जाती है तो आप क्या संविधान में चेंज करोगे, कैसी डेमोक्रेसी आप लाओगे, पार्टीलेस डेमोक्रेसी से आपका क्या मतलब है। तो कोई क्लियर रोड मैप नहीं था उसमें। कई सारी पार्टीज एक साथ आ गई उस समय, इवन भारतीय जनसंघ, राइटिस्ट पार्टी, लेफ्टिस्ट पार्टी, सब मकसद एक था, कांग्रेस का विरोध। समझ गए। तो उसके बाद में जो कई सारे मीन्स अपनाए थे जेपी ने उसमें, उनको कहा जाता है कि वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हैं।
स्टूडेंट्स को कहा कि आप स्कूल छोड़ दीजिए। जैसे फ्रीडम मूवमेंट में हम गांधी जी जो आह्वान करते थे कि जो लेजिस्लेचर्स हैं वो अपनी पार्लियामेंट या हाउस को छोड़ दीजिए, वकील अपनी प्रैक्टिस छोड़ दीजिए। इवन आर्मी को कहा कि आप गवर्नमेंट के ऑर्डर मत मानिए, पुलिस को कहा कि आप गवर्नमेंट के ऑर्डर मत मानिए। तो ये कुछ मीन्स ऐसे थे कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल थे। ऐसा कहा भी जाता है कि हमारे डेमोक्रेसी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब कुछ यूनिफाई कर दिया, लेकिन जेपी और इंदिरा गांधी के बीच में जो डिफरेंसेस थे उसको नहीं रिकॉन्साइल कर सकी हमारी डेमोक्रेसी। तो फिर आगे कैसे इवेंट्स होते हैं, डेमोक्रेसी कैसे लगती है, क्या होता है, इमीडिएट इवेंट्स की अब बात कर रहे हैं। अब हम देखिए, उस समय बिहार के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था, हमने डिस्कस किया अभी। तो बिहार के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था, तो बिहार में फायरिंग हुई गया के अंदर में, जिससे लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। कम्युनिकेशन हुआ, जेपी और इंदिरा गांधी के बीच में लेटर्स का आदान प्रदान हुआ। जेपी डिमांड कर रहे थे कि आप जल्द से जल्द बिहार की गवर्नमेंट को हटा दीजिए। इंदिरा गांधी गुजरात में प्रेसिडेंट रूल लगा चुकी थी, लेकिन बिहार की गवर्नमेंट को नहीं हटाना चाहती थी। उनको यह लग रहा था कि आज ये बिहार में हो रहा है तो दूसरे स्टेट्स में भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में एक बहुत बड़ी रेलवे स्ट्राइक हुई थी उस समय में। 3 हफ्तों तक वो रेलवे स्ट्राइक चली थी पूरे इंडिया की। जॉर्ज फर्नांडिस उसके लीडर थे। आर्मी को बुलाया गया था इस रेलवे स्ट्राइक को तोड़ने के लिए, और काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था। मोरारजी देसाई ने फास्ट अनटू डेथ यानी आमरण अनशन चालू कर दिया था। LN मिश्रा, दलित नारायण मिश्रा, ये रेलवे मिनिस्टर थे उस समय, इनका असैसिनेशन हो गया था। सोच के देखिए अपने आप में कितनी बड़ी घटना होगी कि रेलवे मिनिस्टर का ही असैसिनेशन हो जाना, बॉम्ब ब्लास्ट में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो किस प्रकार से सर्कमस्टांसिस थी वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। फिर एक और ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुई। मार्च 1975 में केस आया इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर में। क्या था वो केस? राजनारायण इलेक्शन लड़े थे इंदिरा गांधी के खिलाफ में 1971 के अंदर में। इंदिरा गांधी पे आरोप लगाए राजनारायण ने कि इंदिरा गांधी ने माल प्रैक्टिसेस अपनाई जब वो रायबरेली से इलेक्शन लड़ी थी, यानी गलत मीन से इन्होंने इलेक्शन को जीता। समझ गए? मार्च में आया ये। अब इसका फाइनल वर्डिक्ट आता है जून 1975 में। नजदीक आ गए हम, इमरजेंसी लगने वाली है। तो जून 1975 के अंदर में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आया इस इलेक्शन के मुद्दे पे, यानी इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शंस में माल प्रैक्टिसेस को अपनाया। 14 में से 12 ग्राउंड्स ऐसे थे जिसमें इंदिरा गांधी को बरी कर दिया गया, लेकिन दो टेक्निकल ग्राउंड्स पे इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यहीं से चीजें स्टार्ट होती हैं। अब उसके बाद में पिटीशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो डिसीजन था उसके खिलाफ में पिटीशन डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने चीजें और भी कॉम्प्लेक्स कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप MP तो बने रह सकते हो, लेकिन आप पार्लियामेंट में वोट नहीं कर सकते। ऐसा तो कोई प्रोविजन है ही नहीं हमारे संविधान के अनुसार में। तो क्या कैसे चीजें शेप लेंगी? प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद में जेपी जो थे वो और ज्यादा उग्र हो चुके थे, जेपी मूवमेंट और ज्यादा अग्रेसिव इंटेंसिव हो चुकी थी। तो इन्हीं सभी सिचुएशन में आखिरकार इमरजेंसी लगा दी गई। 25 जून 1975 को लग गई भाई इमरजेंसी, 25 जून 1975। अब देखिए, जेपी ने भी और इंदिरा गांधी ने भी दोनों ने डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको सबवर्ट किया। जेपी को भी, क्योंकि जेपी ने उस समय क्या कर दिया था, एक ऑल इंडिया सिविल डिसोबीडियंस मास मूवमेंट का ऐलान कर दिया था कि हम चलाने वाले हैं। पूरा वही चीजें जैसे था, आर्मी को रूल नहीं मानना और पुलिस भी ऑर्डर ना माने गवर्नमेंट के, तो वो सारी चीजें उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। उनको डिमांड करनी चाहिए थी कि अगर इंदिरा गांधी डिस्क्वालीफाई हो गई हैं तो फिर क्या था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार तो है ना, कांग्रेस पार्टी के पास में नंबर्स हैं, तो किसी और को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए था। और इंदिरा गांधी को तो डेमोक्रेसी का सम्मान करना चाहिए था। उन्होंने बिना बात के इमरजेंसी लगा दी, कोई रीजन नहीं था बहुत ज्यादा, तो उन्होंने तो डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट किया, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो काइंड ऑफ कई बार अगर आपको ये लगता हो कि जेपी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, इंदिरा गांधी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तो यूपीएससी के अंदर में ना हम इनडायरेक्ट चीजें लिख सकते हैं। इनडायरेक्ट मतलब एज सच जेपी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, जेपी मूवमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, समझ गए, और इमरजेंसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे। एज सच इंदिरा गांधी को नहीं क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि आमतौर पे पर्सन स्पेसिफिक यूपीएससी में नहीं लिखना होता है। तो मूवमेंट को, इवेंट को हम क्रिटिसाइज करेंगे, जो कुछ उस दौरान हुआ वो चीजें बहुत गलत थी लेकिन एक पर्सन के बारे में लिखना कि इस पर्सन ने ऐसा किया, उस पर्सन ने ऐसा किया, वो चीजें सही नहीं होती, वो नहीं लिखना चाहिए यूपीएससी के अंदर में। चलो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। इमरजेंसी तो अब लग गई, उसके बाद में क्या होता है। इमरजेंसी के दौरान में तो लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था मीसा एक्ट के थ्रू में। कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से बार बार चेंज किया जाता है। डेमोक्रेसी का सम्मान नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान नहीं, और कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई उस दौरान में। एंटी सोशल एलिमेंट्स को कर्व कर लिया गया था, स्मगलिंग वगैरह, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब चीज़ें रोक दी गई थी। तो कमोडिटीज़ के जो प्राइसेस थे वो कम हो गए थे, और इवन आर्मी और पुलिस, ये सब चीज़ों को कंट्रोल में कर लिया गया था। 20 पॉइंट प्रोग्राम एक लॉन्च किया था इंदिरा गांधी ने उस समय में। 20 पॉइंट्स में काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे लैंड रिफॉर्म्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, इन्फोर्समेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट, एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, लिक्विडेशन ऑफ डेट। ये 20 चीज़ें थी ऐसी, सबकी सब याद रखने की जरूरी नहीं है, लेकिन 20 पॉइंट प्रोग्राम याद रखना, इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किया था 20 पॉइंट प्रोग्राम।
उसके अलावा जो असल चीजें होती हैं वो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का यूज। संजय गांधी उस समय कुछ नहीं थे। संजय गांधी यूथ कांग्रेस के एक जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन उनकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थी इमरजेंसी के दौरान में। किसी भी स्टेट में वो जा रहे थे, एयरपोर्ट पे उस स्टेट के सीएम स्वागत करने आते थे। जो रेडियो था उस समय में बहुत ज्यादा संजय गांधी की लीडरशिप की तारीफ कर रहा था। तो इस समय में उनकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर्स थी ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने 5 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया था संजय गांधी ने। उनमें क्या, उस 5 पॉइंट प्रोग्राम में क्या था? संजय गांधी का 5 पॉइंट प्रोग्राम ये था, फैमिली प्लानिंग, दूसरे नंबर पे एफोरेस्टेशन यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाना, तीसरे नंबर पे था लिटरेसी को बढ़ाना, चौथे नंबर पे था दहेज प्रथा को खत्म करना, पांचवें नंबर पे था स्लम क्लियरेंस। ये काफी विवादित रहा था स्लम क्लियरेंस। एक पहला स्लम क्लियरेंस और ये पहला फैमिली प्लानिंग और पांचवा स्लम क्लियरेंस, ये दोनों काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहे थे। जो स्टीरिलाइजेशन था काफी फोर्सफुली किया गया था और स्लम भी क्लियर किए गए थे, काफी फोर्सफुली क्लियर किए गए थे। एक आंकड़ा है जैसे कि पिछले 15 सालों में इमरजेंसी लगाने से पहले 15 सालों में सिर्फ 60,000 लोगों को हटाया गया था स्लम से, लेकिन 15 महीनों के अंदर में इमरजेंसी के दौरान जो 15 महीने थे उन 15 महीनों के दौरान में 1.2 लाख लोगों को हटा दिया गया था स्लम से। और संजय गांधी के आसपास के जो लोग थे, जैसे यूथ कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी अंबिका सोनी, उनके स्टेनो आर के धवन, इनके पास में इतनी पावर्स तो उसमें पीएमओ के पास में भी नहीं थी। प्रधानमंत्री ऑफिस जो होता है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उनके पास में भी इतनी पावर्स नहीं थी जितनी संजय गांधी के स्टेनो के पास में थी। तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का यूज हो रहा था, फोर्सफुल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की अवमानना की जा रही थी। तो ये सब चीजें हुई बहुत ज्यादा। तो अब इस पे आप काफी कुछ लिख सकते हो, डेमोक्रेसी के दौरान में क्या हुआ, हर एक डायमेंशन कवर कर ली गई है। जैसे अभी क्या था, अगर यूं पूछें कि डेमोक्रेसी क्यों स्टैब्लिश की गई थी, तो हर एक चीज आप लिखना। पॉलिटिकल चीज में ये लिखना, जुडिशरी के साथ में तकरार, इकोनॉमिक चीज लिखना, प्राइसेस बहुत ज्यादा थे, अनरेस्ट के बारे में लिखना, और वो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में लिखना। तो ये सारी चीजों के बारे में लिखना। अब एक जो लास्ट में क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी हटाई क्यों गई? इंदिरा गांधी को क्यों लगा कि अब डेमोक्रेसी को हटा देना चाहिए? इसके पीछे देखिए काफी सारे तर्क दिए जा सकते हैं। इंदिरा गांधी के जो पर्सनल लेटर्स हैं वो तो आज तक ओपन हुए नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनको खुद को एहसास हो गया था कि ये जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो ये रीजन बताते हैं। दूसरा रीजन ये बताते हैं कि उनको जो वहां पे इंटेलिजेंस वालों ने गलत जानकारी दी, उनको ये लगा कि इलेक्शंस होंगे तो मैं जीत जाऊंगी। बहुत ज्यादा उनको लगा कि इमरजेंसी लोकप्रिय साबित हो रही है, तो जैसे इलेक्शंस हुए वो तो बुरी तरह हार हो गई। तीसरा, कई बार यूं कहा जाता है कि पहले जो इंटरनेशनल जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स होते थे, जर्नलिस्ट या फिर जो भी जिनके व्यू हैं होते हैं, वो इंदिरा गांधी की तारीफ करते थे कि इंदिरा गांधी काफी अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन इमरजेंसी के बाद में उनके व्यू चेंज हो गए। तो इंदिरा गांधी को पता लग गया कि जो लोग पहले मेरी तारीफ करते थे लेकिन आजकल सारे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है। तो उनको एहसास हो गया, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी हटा दी। तो ये 3-4 रीजन बताए जा सकते हैं कि अगर क्वेश्चन है कि व्हाई इमरजेंसी वाज रिमूव्ड। एज सच वो तो इंदिरा गांधी के लेटर्स में है, इंदिरा गांधी जानती थी कि डेमोक्रेसी को क्यों हटाया गया। तो इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।